हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से लाया हूं आपके लिए एक नई लेटेस्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक था अपना जेनेटिक्स, जिसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक्स की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है या सामान्य जो जानकारी है आनुवांशिकी के बारे में या मेंडलवाद के बारे में, उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेंडलवाद के अंदर मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंटों में हाइब्रिड क्रॉस यानी संकरण प्रयोग कौन कौन से थे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो संकरण प्रयोग किए थे। पहला एकल संकरण और दूसरा द्विसंकरण। उन्हीं संकरण प्रयोगों को हम आगे आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था आनुवांशिकी। इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी या सामान्य जो जानकारियां थी वो मैं आपको पहले के वीडियो में दे चुका हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं मेंडल द्वारा किए गए संकरण प्रयोग, और इन संकरण प्रयोगों में सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगा एकल संकरण प्रयोग की। एकल संकरण प्रयोग। अब यहाँ विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा अटैच करता हूँ पिछले वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए उसने एक मटर का पादप चुना था, और वो मटर थी उद्यान मटर। उस उद्यान मटर के पादप में जो विपर्यासी लक्षण थे, उन विपर्यासी लक्षणों में से मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। और वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में जब मेंडल ने आपस में उनके अंदर क्रॉस करवाया, उनको जनक के रूप में लेकर उनके जो युग्म विकल्पी थे उनके मध्य उन्होंने जब क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के दौरान उन्होंने देखा कि उनको एक नई संकर संतति उत्पन्न हो रही थी या संकर संतति उन्हें प्राप्त हो रही थी। वो कैसे हो रही थी? आप एक लक्षण को लेकर प्रयोग करें या 2 लक्षण को लेकर प्रयोग करें, ये चीज मेंडल ने अपने इन प्रयोगों के अंदर बताई है। आज जो हम एकल संकरण प्रयोग देखने जा रहे हैं, उस एकल संकरण प्रयोग के नाम से हमें पता चल रहा है कि इस प्रयोग के अंदर लक्षण कितने लिए गए थे। लक्षण लिए गए एक लक्षण को आधार मानकर या एक लक्षण को लेकर संकरण प्रयोग करवाया गया था। अब ये एक लक्षण कौन सा था? तो ये एक लक्षण उन्हीं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से था जो मेंडल ने चुने थे। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से। अब ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में सातों के सातों जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण थे उनकी चर्चा मैंने की थी आपके साथ। सबसे पहला लक्षण उसने लंबाई का लिया, दूसरा लक्षण उसने बीज की आकृति का लिया, तीसरा उसने बीज के रंग का लिया, चौथा उसने फली की आकृति का लिया, फली के रंग का लिया, पांचवा लक्षण, छठा लक्षण उसने लिया पुष्प की स्थिति, और 7वां लक्षण लिया उसने पुष्प का रंग। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। अब यहाँ जो अपन एकल संकरण प्रयोग के बारे में देख रहे हैं, उस एकल संकरण प्रयोग में लक्षण 1 लिया उसने, कितने में से? 7 जोड़ी में से। अब यहां मैं इसको सिंपली भाषा में अगर समझना चाहें अपन, तो लंबाई का लक्षण हम ले लेते हैं। लक्षण कौन सा ले लिया हमने? लक्षण ले लिया लंबाई का। अब लंबाई की अगर मैं बात करूं तो उसके पहलू 2 हो सकते हैं, या तो लंबा या फिर बोना, क्योंकि हम ये चीज देख चुके हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरीके के अगर बात की जाए तो लंबाई भी 2 तरीके की हो सकती है, या तो लंबी हो सकती है या फिर बोनी हो सकती है। यहाँ लंबे को टॉल से दर्शाया गया यानी कैपिटल टी, और बोने को स्मॉल टी से दर्शाया गया।
यहाँ देखो, एक कैपिटल और स्मॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो दो लक्षण हमने लिए हैं, लंबाई के लक्षण के दो जो युग्म विकल्पी हैं, लंबापन और बोनापन, ये इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें लंबेपन वाला जो गुण है वो प्रभावी होता है और बोनेपन वाला जो गुण है वो अप्रभावी होता है। ये हम अपने सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं। अगर एक लंबा व्यक्ति खड़ा है और उसके साथ एक बोना व्यक्ति खड़ा है तो दूर से देखने पर हमें लंबे का प्रभाव पहले दिखाई देगा, यानी लंबा व्यक्ति हमें पहले नजर आएगा। तो इन लक्षणों में लंबा जो है वो प्रभावी है किसके ऊपर? बोने के ऊपर, यानी बोना अप्रभावी रह जाएगा। इन युग्म विकल्पियों को लेकर उसने अपने क्रॉस करवाए थे, यानी इनको उसने क्या मान लिया? जनक मान लिया। जनक की अगर मैं बात करूं तो एक तो नर होगा और दूसरी क्या होगी? मादा होगी, क्योंकि जनक के रूप में हमें माता और पिता चाहिए। नर और मादा दो जनक के रूप में हमें पेरेंट्स चाहिए या जनक की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब मेंडल ने क्या किया? ये लक्षण उसने ले लिए, एक लक्षण लिया, इसीलिए इस संकरण प्रयोग का नाम क्या रखा गया? एकल संकरण प्रयोग नाम रखा गया। इन लक्षणों को लेने के बाद उसने क्या किया? युग्मक बनाए। सीधी सी बात है कि जनक के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर है या जो कारक है, या मैं अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में नर और मादा में 46 गुणसूत्र होते हैं। उनमें से जब संतति उत्पन्न होती है, जैसे ही अगर मैं फर्टिलाइजेशन यानी उस नर और मादा के अंदर निषेचन होने से पहले की बात करूं तो उनके अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधे आधे हो जाते हैं। आधे आधे होने से मतलब मेरा यहाँ ये है कि द्विगुणित जो कोशिका थी वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था में आ जाएगी। अगुणित अवस्था में आएगी तो 46 गुणसूत्रों के आधे हो जाएंगे 23 गुणसूत्र। तो यहाँ जो 23 गुणसूत्र वो पेरेंट नर के माने और 23 गुणसूत्र जो पेरेंट फीमेल है या मादा है उसके माने, और दोनों के मध्य जब दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं या दोनों गैमेट जब आपस में मिलते हैं तब जाकर उत्पन्न होने वाला जो जाइगोट है वो वापस क्या हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है। इसको अगर अपन समझना चाहें तो ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर डिटेल से इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैं इसको अगर गैमेट बनाने की बात करूं तो गैमेट बनाने का मतलब सीधा सा है कि जो आपके पास युग्म विकल्पी हैं उनको अलग अलग कर दीजिए। ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास युग्मक। युग्मक बनने के बाद क्या हो? क्रॉस होगा, निषेचन होगा। तो सबसे पहले इस युग्मक का क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ कैपिटल टी था और यहाँ स्मॉल टी था। सेकेंड फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ गई अपने पास F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आ गई? प्रथम पीढ़ी आ चुकी है अपने पास, यानी पेरेंट फर्स्ट, जनक प्रथम से गैमेट बने और गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज हुए, या हम ये कहें कि गैमेट जब आपस के अंदर फ्यूज हुए, निषेचित हुए, तो हमारे पास प्रथम पीढ़ी उत्पन्न हो गई। ये जो 4 संततियां अपने पास आई हैं, इन 4 संततियों में आप देख सकते हो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी, स्मॉल टी है। अब यहाँ ये जो 4 संततियां अपने पास प्राप्त हुई हैं, हमें इनमें ये देखना है कि ये चारों की चारों संततियां हैं कैसी, क्योंकि हमने लक्षण क्या लिया है? लंबाई का। वो संतति या तो लंबी होंगी या फिर वो क्या होनी चाहिए? बौनी होनी चाहिए। यहाँ F1 पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल टी प्रभावी है स्मॉल टी पे, क्योंकि हमने पहले लिख दिया कि लंबेपन का जो लक्षण है वो बोने वाले पे क्या है? प्रभावी। लंबा प्रभावी है, बोना अप्रभावी है। तो यहाँ कैपिटल टी का लक्षण दिखाई देगा या स्मॉल टी का लक्षण दिखाई देगा? कैपिटल टी का दिखाई देगा। इसका मतलब ये पादप कैसा है? लंबा। ये पादप भी कैसा है? लंबा। ये पादप लंबा और ये पादप भी लंबा। यहाँ आप देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी जो अपने पास आई थी, उस F1 पीढ़ी में हमारे पास 4 संततियां थी और चारों की चारों संततियां क्या है? अपने पास लंबी है। ये लंबी क्यों है? इसका कारण हमने ये बता दिया कि लंबेपन का जो लक्षण है वो बोनेपन के ऊपर क्या है? प्रभावी है। तो यहाँ F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहे हैं,
तो यहाँ एक फैक्ट निकल के सामने आता है, एक डायरेक्ट लाइन या डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकल के सामने आता है कि इस F1PD में हमेशा कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। किसमें होंगे ये प्रभावी लक्षण प्रकट? F1PD में। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी बन जाता है सीधा सा कि F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन में आपको बता दिया कि F1PD में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। अब इसको घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि प्रभावी लक्षण कौन सी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रभावी लक्षणों की अगर बात करें तो F1PD में प्रकट होते हैं, और F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? प्रभावी लक्षण। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाएगा। ये तो बात मैंने यहाँ तक कर ली कि F1PD हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त करनी है, यानी F2PD हमें प्राप्त करनी है। तो F2PD के लिए क्या करें हम? F2PD के लिए हम इन 4 संततियों में से 2 संततियां ले लेंगे और उसमें क्या करा देंगे? स्वयं निषेचन करवा देंगे। सीधी सी बात है, अगर अपन ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते तो अपनी प्रथम पीढ़ी हम किसको माने? अपने माता पिता को। माता पिता की हम संतान है तो पहली पीढ़ी। अब अपनी जो संतान होगी, जैसे ही संतान आ जाएगी तो उनके लिए हम क्या हो गए? उनके लिए हम तो हो गए दूसरी पीढ़ी, और पहली पीढ़ी कौन सी हो गई? माता पिता हो गए। तो यहाँ हम अगर पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें तो हम इसको ह्यूमन जेनेटिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि आपकी कितनी पीढ़ी जीवित है, तो अगर आपके दादा दादी जीवित हैं तो पहली पीढ़ी वो, मम्मी पापा दूसरी पीढ़ी वो, तीसरी पीढ़ी में अपन खुद आ गए। फिर अपनी जो संतान होगी उनसे अगर पूछे कि आपकी कितनी पीढ़ियां, तो फिर 3 पीढ़ियां हो गई उसके पीछे, और चौथी पीढ़ी का वो खुद होगा। तो इस प्रकार से पीढ़ी आगे से आगे चलती है। F1PD के बाद हमें प्राप्त करनी है F2PD। तो F1PD की जो संतति थी, अब वो F2PD के लिए किसका काम करेगी? जनक का काम करेगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ले लेता हूँ, ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये किसका काम करेंगे? जनक का। सेम प्रोसेस है जो आपने ऊपर किया है। सबसे पहले आपने क्या लिए थे? जनक लिए थे। जनक आपने ये लिए थे यहाँ तो, लेकिन यहाँ हमने ये क्यों लिया है? क्योंकि हमें F1PD से ही F2PD प्राप्त होगी। तो F1PD की संतति है वो F2PD के लिए जनक का काम करेगी। फिर हमें वही काम करना है, यहाँ इसके गैमेट बनाएंगे तो इसको अलग अलग कर देंगे। कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या बन गए हमारे पास? युग्मक बन गए। युग्मक बनने के बाद जैसा इसमें करवाया गया था, पहले इस युग्मक का क्रॉस इसके साथ करवाया जाए तो दोनों कैपिटल T आ गए। फिर इस युग्मक का आगे वाले युग्मक से क्रॉस करवाए तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल स्मॉल, और इसका इसके साथ तो दोनों ही स्मॉल। ये पीढ़ी कौन सी आ गई? F2PD आ गई। अपने पास कौन सी पीढ़ी आ चुकी है? F2PD आपके पास आ चुकी है। अब आप इस F2PD के अंदर आसानी से देख सकते हैं कि F1PD में हमारे पास एक कैपिटल एक स्मॉल आ रहा था, लेकिन यहाँ F2PD में आप देख सकते हो दोनों कैपिटल T भी एक जगह हो रहे हैं, स्मॉल t भी एक जगह हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों जो कैरेक्टर थे वो मिक्सअप हो गए थे, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? अलग अलग भी हो रहे हैं। तो यहाँ हम एक शब्द काम में ले सकते हैं, युग्मकों की शुद्धता, या फिर हम ये कह सकते हैं पृथक्करण, क्योंकि यहाँ मिक्स था, यहाँ पे अलग अलग हो रहे, तो अलग होने को अपन पृथक होना कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो F2PD में हमारे पास संततियां आई हैं, इन संततियों की लंबाई कैसी है। सबसे पहले तो ये देखें तो यहाँ दोनों कैपिटल T है, तो ये पादप कैसा है? लंबा है। एक कैपिटल एक स्मॉल t है, तो ये पादप भी कैपिटल T के कारण लंबा तो होगा ही होगा। यहाँ भी कैपिटल T है तो ये भी लंबा तो होगा ही होगा, और यहाँ ये दोनों स्मॉल हैं तो ये क्या हो जाएंगे? बोने हो जाएंगे। अब विद्यार्थी आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? यहाँ F2PD में आपको 2 अनुपात निकालने होते हैं, और वो 2 अनुपात कौन से हैं? एक तो आपको निकालना होता है लक्षण अनुपात। कौन सा अनुपात? लक्षण अनुपात। और एक आपको निकालना होता है जीन अनुपात।
इनकी अगर मैं इंग्लिश टर्म की बात करूं तो आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लक्षण अनुपात को कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप, और जीन अनुपात को कहते हैं जीनोटाइप। क्योंकि कई बार पेपर में जीन अनुपात और लक्षण अनुपात ये न लिखकर सीधा सीधा पूछ लेता है, वो जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। अब लक्षण अनुपात की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो पूत के पैर पालने में दिखने का मतलब क्या है, वो सीधा सा यही है कि उसके लक्षण हमें बचपन में ही पता चल जाते हैं कि ये किस टाइप का बच्चा है, शरारती है, भोला है, या अपन उसकी पदवी दे देते हैं ये तो निरी गाय है। उस टाइप से हम जो चीज उस बच्चे में देख के बताते हैं, हम किस बेस पे बता रहे हैं वो चीज, हम उसके बाहरी लक्षणों को देख के बता रहे हैं कि ये बच्चा इस टाइप का है। वैसे ही अगर इन चारों पादपों को आपके सामने 4 गमलों में ये चारों पादप खड़े कर दिए जाए तो आप सिर्फ बाहर से देखकर यही बता सकते हो कि ये पादप लंबे हैं या फिर ये पादप बोने हैं। अगर आप सिर्फ उसकी बाहरी आकार आकृति देख के ये बता रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका लक्षण अनुपात बता रहे हो। क्या बता रहे हो? लक्षण अनुपात बता रहे हो। तो सबसे फर्स्ट हम इसी लक्षण अनुपात की बात कर लेते हैं। ये चारों पादप आपके सामने गमले के अंदर लगे हुए हैं। आपको ये कहा जाए कि इसका लक्षण अनुपात बताओ तो आप आसानी से बता दोगे। लक्षण अनुपात में आपके पास 3 पादप तो कैसे हैं, लंबे, और 1 पादप कैसा है, बोना। तो आपके पास लक्षण अनुपात में क्या आया, लंबा अनुपात बोना। तो आप काउंट करके बता देंगे लंबे पादप कितने हैं आपके पास, 3, और बोने कितने, 1। तो अनुपात आ गया 3:1। ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया अपना लक्षण अनुपात यानी फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप के अंदर आपको अब ये देखना है कि आपके पास F2PD ये प्राप्त हुई थी, इस F2PD में किन पादपों के पास किस तरीके के युग्म विकल्पी है। जैसे मैं यहां बात करूं, इसके पास दोनों कैपिटल टी है, इसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये इसके समान है, और इसके पास एक दोनों ही क्या है, स्मॉल है। तो हमारे पास जीनोटाइप अनुपात जब हमें निकालना होता है, जीन प्रारूप या जीन अनुपात, तो हमें ये देखना होता है कि आपके पास जो F2 जनरेशन है उनके पास जो लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन्स हैं या जो फैक्टर हैं, या हम ये कहें कि वो युग्म विकल्पी किस टाइप का है, ये हमें देखना होता है। तो हमारे पास यहाँ 3 टाइप के हैं। एक तो ऐसा पादप है जिसके पास दोनों कैपिटल टी है, एक ऐसा है जिसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक ऐसा है जिसके पास दोनों स्मॉल है। इनके अलावा आपके पास कोई जीनोटाइप नहीं है, कोई जीन प्रारूप नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ऐसे कितने कितने पादप हैं, संख्याएं बतानी है। तो ऐसे कितने हैं जिनके पास दोनों कैपिटल टी आपके सामने है, दोनों कैपिटल टी वाले कितने हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल वाले कितने हैं, 2, और दोनों स्मॉल वाले कितने हैं, 1। ये आ गया आपका जीनोटाइप। विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमेशा जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला कौन सी पीढ़ी का जाता है, वो हमेशा F2PD का निकाला जाता है। और F2PD निकालने के बाद ही हम इन अनुपातों के बारे में बता सकते हैं कि यह अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर ये तो एकल संकरण प्रयोग का जो लीनियर या आरेख विधि के द्वारा जो एक्सप्लेन था वो मैंने आपके सामने रख दिया। कई बार एग्जाम में क्या आता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एकल संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड से समझाइए। तो यहाँ एक वर्ड आ गया आपके पास, चेकर बोर्ड। तो उस चेकर बोर्ड को भी मैं आपको यहीं इसी से कंपेयर करके बता देता हूं। चेकर बोर्ड जैसे ही शब्द आता है, आपको F1PD तक का जो काम है वो तो सेम का सेम करना है दोनों के अंदर। उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ चेंज करना है यहां से, ये जो स्वनिषेचन है, इस स्वनिषेचन के आगे की जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से करनी है। कैसे, जैसे मान लो आपने यहां ये जनक लिए, इन जनकों के ये गैमेट बने अपने पास, तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, और उसमें आपके पास जो गैमेट थे उन गैमेटों को लिखना है। जैसे यहां अगर मैं इस तरीके से इस बॉक्स को बना दूं तो यहां मैं एक तरफ तो लिख देता हूं मेल गैमेट और एक तरफ लिख देता हूं फीमेल, यानी इधर मैं फीमेल गैमेट लिख दूंगा, इधर मेल गैमेट लिख दूंगा।
गैमेट कौन से थे मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो कैपिटल टी लिख दिया, ये स्मॉल टी लिख दिया। दूसरे गैमेट भी कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो फीमेल वाले मैं यहां लिख देता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करना है, काम वही है। यहां पर मैंने लाइन खींच खींच के ये दिखाया था कि इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। यहां सिर्फ हमें क्या करना है, हम गैमेट दिखा चुके हैं, अब सिर्फ आपको इसका क्रॉस इसके साथ करना है, तो दोनों कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो दोनों ही क्या आ गए, स्मॉल। अब आप यहां देख सकते हो आपके पास ये और ये जो चार संततियां आपके पास प्राप्त हुई है, वो चारों की चारों संततियां ये की यही है, सेम की सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पादप भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये बोना, तो अनुपात भी आपके पास क्या रहने हैं, वो के वो ही अनुपात रहने। तो आपने चेंज क्या किया, आपने यहां बदला क्या है, F1 पीडी तक का जो काम था वो सेम का सेम यहां तक आपको वैसे का वैसा ही करना है, चाहे आपसे चेकर बोर्ड पूछे, चाहे उस चेकर बोर्ड का नाम आए या ना आए। अगर चेकर बोर्ड का नाम आता है तो आपको ये वाली मेथड यहां नहीं करनी है, ये वाली मेथड आपको यहां से हटा देनी है, और इसकी जगह क्या करना है, इसकी जगह आपको ये रख देना है। अगर चेकर बोर्ड नाम आता है तो स्व निषेचन कराने के बाद आप ये चीज लिखोगे और फिर आप अपना लक्षण अनुपात और जीन अनुपात बताएंगे। और अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, सीधा सा ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल के एकल संकरण प्रयोग को समझाइए, तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चेकर बोर्ड से समझाएंगे या फिर आप उसको आरेख विधि से समझाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी फोकस रखनी है। दोनों ये भी क्या है, ये भी आपकी F2 पीडी ही है, ये F2 पीडी है, तो F2 पीडी के बाद आपका लक्षण और जीन अनुपात आना है, तो वही फिनोटाइप और जीनोटाइप आपके पास, फिनोटाइप तो 3:1 और जीनोटाइप आपके पास 1:1 आना है। दूसरी एक चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके पास 4 पादप हैं, तो आपको अनुपात में जो अनुपात जो आप बताओगे वो सिर्फ 4 ही पादपों का बताओगे, तो आपका ये अनुपात 4 ही होना चाहिए, 3 + 1 4, 1 + 2 + 1 = ये भी कितने हो रहे हैं, 4। तो ये आपका क्रॉस चेक करने के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट कर सकता है, आपको फायदा दे सकता है। तो विद्यार्थियों ये था अपना मेंडल द्वारा किया गया एकल संकरण प्रयोग। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। इसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है, पुनेट स्क्वायर मेथड भी इसको नाम लिया जाता है। तो आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है कि पुनेट स्क्वायर मेथड की सहायता से मेंडल के एकल संकरण प्रयोग को समझाइए, तो आपको यही चीज बतानी है। F1 पीडी तक तो सेम यही करना है, और उसके बाद स्व निषेचन, और स्व निषेचन के बाद नीचे की जो प्रोसेस है उसमें आपको ये लगाना है, अगर अगला पुनेट स्क्वायर मेथड से पूछ रहा है तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड से करना चाहोगे। तो विद्यार्थियों ये था आज का वीडियो, आज के वीडियो का एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।